वेलकम टू जेसी शो। नमस्ते, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है आपके साथ हमेशा ही। आप तो पत्रकारिता में थे, राजनीति में कैसे आए? नहीं, मेरे पिताजी पत्रकार थे और लोकमान्य तिलक जी का जो केसरी था उसके सब एडिटर थे। तो मेरे घर में पहले से ही पत्रकारिता का माहौल था। तो मैंने रेगुलर पत्रकारिता नहीं की, लेकिन मैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होते थे तो मैं रिपोर्ट करता था। लेकिन बाद में मेरे मन में वो पहले से भाव है, तो मैं प्रवक्ता ही बन गया पार्टी में। और यहाँ नहीं, पहले भी महाराष्ट्र में भी, तो पहले से युवा मोर्चा में था 80 में के दशक में। मैंने 6 अप्रैल को जब स्थापना हुई 1980 में, और उसके बाद मुंबई में अधिवेशन हुआ, उसी समय से मैंने बैंक की मेरी नौकरी छोड़ के मैंने पूरा समय पार्टी का पिछले 36 साल काम किया है। तो मेरे में वो काम मेरे साथ हमेशा जुड़ा है मीडिया का, तो वो मैं करता हूँ। पूना आपकी कर्मस्थली रही है, महाराष्ट्र रही है, अब आप बम्बई रहते हैं। पूना महाराष्ट्र को मिस नहीं करते? क्या मन नहीं करता कि बम्बई जाऊं, चीफ मिनिस्टर बनूं? नहीं, देखो, दो बातें हैं। मुझे पहले से, मैं युवा मोर्चा में जब बैंक छोड़ के काम शुरू किया तो पहले महाराष्ट्र में किया, फिर ऑल इंडिया में आया, और यहाँ मैं जनरल सेक्रेटरी था, राजनाथ जी अध्यक्ष थे। तो 1985 से 1990 तक, 89 तक, जब 4 साल बहुत डिफिकल्ट थे क्योंकि बीजेपी के केवल 2 सांसद थे, तो हम देश भर में घूमते थे। देश भर के सवालों को लेकर और खासकर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मैं आंदोलन करता था। तो इसी से मुझे हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में मन को भी आनंद लगता है, क्योंकि इतनी विविधता, इतने चैलेंजेस, इतने समस्याएं देखने को मिलना और उस पर कोई अपनी राय तय करना, तो ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी होता है, फिजिकल भी होता है। तो इसलिए मुझे हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की हमेशा ज़्यादा चाहत है। बाकी पार्टी जो तय करती है वो करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई मांग नहीं होती। तो मोदी से पहली मुलाकात कब हुई? मोदी जी से मुलाकात मुझे लगता है, मैं जब वो संघ का भी काम करते थे, मैं गुजरात जाता था, तब भी एक आध बार मुलाकात हुई। लेकिन बाद में जो 87 के बाद जो पार्टी में काम सक्रियता से उन्होंने शुरू किया, तब उसके बाद बहुत बार मुलाकात हुई। He is a fantastic leader, but how you rate him as a prime minister? He is a prime minister of our country. This is really a golden opportunity for the country. जैसे वेंकैया जी ने कहा गिफ्ट ऑफ गॉड, तो मैं मानता हूँ लोगों ने सही चुनाव किया और लोगों ने सही चुनाव करके एक सही नेता को बनाया है। मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, जब भी उनसे मिलते हैं ना, हम ऊर्जा लेकर वापस आते हैं, क्योंकि वो इतनी नई कल्पनाएं देते हैं। मैं तो नोटबुक खोलकर ही पेन तैयारी रखता हूँ, यानी क्योंकि वो इतने आइडियाज बताते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से वो प्रगति चलाते हैं, प्रगति एक उपक्रम है जिसके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स रेलवे के हो, किसी के भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स 5 साल से ज़्यादा लंबित है किसी कारणों से, उसका छोटा हिस्सा भी, तो वो उसका लेते हैं संज्ञान, और हर महीने में 15 प्रोजेक्ट्स लेकर उसके संबंधित सभी मुख्य सचिव और यहाँ के सचिव उनके साथ चर्चा करते, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते, और उसमें सब के सब लगभग 20 लाख करोड़ की निवेश जो अटका हुआ था इन प्रोजेक्ट्स में 5-5, 10-10 साल, 15 साल, कभी 25 साल भी, वो सब अब ये हो गया है, सुचारू रूप से काम शुरू हो गया है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, मैन ऑफ इनिशिएटिव्स, मैन ऑफ आइडिया एंड मैन ऑफ आइडियलिज्म। और दूसरा कुछ नहीं करते, और हम भी शुद्ध विशुद्ध राजनीति करते, शुद्ध काम करते, और काम करने में ही आनंद आता है। तो कांग्रेस ने कहा कि देश में सूखा है, नहीं, पार्टी एंटरटेन कर रही है। ये पार्टी एंटरटेनमेंट, एक भी कार्यक्रम नहीं था उसमें, एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं था। सारे कार्यक्रम देश को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसकी चर्चाएं हुई। उसमें इंडिपेंडेंट लोग भी आए, कलाकार भी आए, और जो गाने भी गाए गए वो देश के तरक्की के, देशभक्ति के ऐसे गए। देयर वॉज नो एंटरटेनमेंट शो। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोगों को समझना भी चाहिए एक जगह कि एक जगह इतनी तरक्की हो रही है और इसमें हमें भी पार्टिसिपेट करना है। तो ये भाव जगाने के लिए, क्योंकि मोदी जी की एक प्राथमिकता है कि एवरी टाइम ही वांट्स पीपल टू पार्टिसिपेट एंड पीपल शुड सजेस्ट, पीपल शुड बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। और ये जो उनका आग्रह है, उसके कारण एक नई जनभागीदारी शुरुआत की है।
उसके लिए ये संवाद, मैं तो इसे संवाद मानता हूँ, ये कोई इश्तेहार नहीं है, ये कोई मेगा शो नहीं है, ये एक जन संवाद है और जन संवाद की अपनी जगह है लोकतंत्र में और होना चाहिए। आपने कई पार्टी अध्यक्षों के साथ काम किया, हाउ यू रेट एंड डिफरेंट अमित शाह फ्रॉम दोस पीपल? नहीं, अमित शाह जी में एक बड़ी ऊर्जा है, उसमें मैंने 2 गुण बहुत ज़्यादा अच्छे देखे हैं। पहले तो उनकी कल्पनाएं बहुत साफ है, पहला गुण तो क्लैरिटी इज हिज स्ट्रेंथ। सेकंड, वो बिना अध्ययन का नहीं बोलते, अगर मालूम नहीं है तो वो जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर अपनी ठोस राय बताते हैं और वो कहने को किसी को संकोच नहीं करते। तो वो क्लैरिटी इज हिज स्ट्रेंथ, देयरफॉर ही कैन टेक डिसीजंस और देयरफॉर ही कैन डिसाइड स्ट्रैटेजीज वेरी वेल। और इसलिए ये एक जोड़ी ऐसी बन गई कि समझो 2 शरीर 1 आत्मा, ऐसी जो कहानी बोलते ऐसे ये मोदी और शाह जी की जोड़ी बनी है। वे पहले से इसलिए है और ये भाव होना जरूरी भी होता है। आसाम में हिस्टोरिक विक्ट्री हुई आपकी, इसको कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? मैं ऐसा एनालाइज करता हूं कि आसाम में राजनीति में जो चुनाव के राजनीति के लिए जरूरी है सब कुछ हुआ। एक, हमें लोकसभा में अच्छी जीत मिली थी, वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उस समय का करिश्मा था। 2 साल जो नॉर्थ ईस्ट पर उन्होंने बहुत लगातार ध्यान देकर काम किया, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के जनता को सबको लगा है कि ये पहली सरकार है कि जो नॉर्थ ईस्ट को इतना केंद्रित करके ध्यान दे रही है। तो एक आसाम में वो एक भाव था। दूसरा, बांग्लादेश के साथ जिस तरह से एनक्लेव्स के बारे में वगैरह हुआ तो शुरू में कुछ लोगों का विरोध था, लेकिन सबने फिर स्वागत किया। दूसरी बात है कि सही विकास के रास्ते पर, विकास के एजेंडे से भटके नहीं दोनों, और सही कॉम्बिनेशन भी हुआ, लोग भी अच्छे आए और अच्छी गठबंधन भी हुआ। और वहाँ लोकल सर्बानंद सोनोवाल का जो चयन किया, देखो हर राज्य में जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री का चेहरा दे दे, लेकिन देते हैं तो और उसको एक शार्पनेस आता है। तो यहाँ सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा आंदोलन से जुड़ा हुआ था पहले से, अखमिया जो एक अस्मिता का भी मुद्दा है उसके भी वो एक प्रतीक है। तो सब मिलके, और प्रधानमंत्री जी ने और शाह जी ने लगभग 1 साल से जिस तरह से, क्योंकि आसाम ही एक संभावना का वाला क्षेत्र था, बाकी जगह तो हमारे वोट बढ़ने थे और वो बढ़ाकर दिखाए। 2019 को कैसे देखते हैं? इट विल बी बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? तो 2019 में तो मुझे कोई आशंका ही नहीं है। ओके। विभिन्न राज्य में कोई भी सत्ता करे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा राज्य अब उत्तर प्रदेश की है, हम चमत्कार करके दिखाएंगे। कर्नाटक है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये सब लाएंगे। और जो हमारे मूल राज्य है, छत्तीसगढ़ है, और ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये और दिल्ली भी वापस लाएंगे। तो ये सब करके, गुजरात है बीच में, तो ये सब रखेंगे। तो ये तो एक तरफ से हम जीतते जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ 2019 की चुनावी बिसात ये जनता के लिए ही है और जनता ही चयन करती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी को दूसरा अवसर इसलिए देंगे कि लोग विकास चाहते हैं। अभी कैलकाटा में दीदी का ओवरटेकिंग सेरेमनी था, सभी लोग पहुंचे। क्या लगता है 2019 में नीतीश कुमार में भी रैलिंग पॉइंट फ्रॉम? देखो, मैं आपको बताता हूं एक वास्तविकता, प्यार भी दोनों की एक केमिस्ट्री होती है, और लेकिन राजनीतिक समझौते प्यार नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को मदद कर सकते हैं क्या, उससे होते हैं। देखो जयललिता और ममता, समझो उदाहरण के लिए, वो दोनों समझे कि हम एक कम इसमें आएंगे, लेकिन जयललिता का उपयोग वोट के लिए पश्चिम बंगाल में ममता को नहीं है, और ममता जी का उपयोग तमिलनाडु में जयललिता को नहीं है। नीतीश का उपयोग कहाँ कितना है वो हर जगह समझता है। तो इसलिए ख्वाब देखने को लोकतंत्र में किसी को भी मनाही नहीं है। लोकतंत्र की यही तो ताकत है कि हर एक को अपना अपना दाव खेलने का अधिकार है, लेकिन लोग दाव क्या है और सच्चाई क्या है ये समझते हैं, और सच्चाई के पीछे लोग खड़े रहेंगे। इसलिए मुझे कोई कतई डाउट भी नहीं है, लोग देखना चाहते देश की तरक्की जिस तरह से अब शुरू हुई है वो उसके सीमा तक जाएगी। तब जब 10-15 साल मिलते हैं तब आप भारत को, आज चीन हमसे 4 गुना आगे निकल गया, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमारे से पहले 13 साल सुधार की प्रक्रिया शुरू की, इसलिए कि वे रोज बदल रहे हैं। मोदी जी रोज निर्णय ले रहे हैं और इससे देश बदल रहा है।
आगे बढ़ रहा है। तो दैट इज व्हाट वी आर। आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, इज इट पॉसिबल कांग्रेस मुक्त भारत? देखो, एक भाषणों में और इसमें कहते हैं मुद्दा क्या है, कांग्रेस का कोई व्यक्ति का द्वेष नहीं हमारा, लेकिन जिस तरह से एक आजादी के आंदोलन की धुरी पार्टी अब एक परिवार के हितों की रक्षा करने वाले पार्टी में तब्दील हो गई है, दैट इज द इशू। द पार्टी विच हैज एक्चुअली हैज अ बिग ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ फाइटिंग फॉर फ्रीडम and was only a single party in the country. Every patriotism used to join Congress because that was the only national party that time. And there it has reduced up to a level of party to protect one family's interest. That's a bad shape. And that is why we are opposing that ethos, that we are opposing that kind of politics. If somebody is, that's why we are, our leaders have given the slogan. आप अपने मंत्रालय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन आपका क्या रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये 4 काम किए, बहुत मुझे अच्छा लगा कि जंगल भी बढ़े, मैंग्रोव्स भी बढ़े, पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ हो सकता है, ये 2 वर्ष में साबित किया। और भारत और विकसनशील देशों की हितों की रक्षा विश्व सम्मेलन पेरिस में की, जिसके कारण हमें विकास का अवसर पूरा मिलेगा और हम एक सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाएंगे। ये एक बड़ी 4 उपलब्धियां मैं बता सकता हूँ। 2000 से ज्यादा कहते हैं क्लियरेंसेस कर दिए आपने, इज इट? 2000 तो हमारे मंत्रालय के अधीन हुए हैं, लेकिन हमने जो एक डिसेंट्रलाइज किया है राज्यों के जो कमिटियां बनाई है वो भी मेरे अधिकार है, वो हमने पहले ही राज्यों को दिए थे और अभी नए महीने विकेंद्रीकरण किया, वो रीजनल केंद्रों पर किया। तो ये रीजनल और हमारा 2000 है, बाकी सब गिने तो 15,000 परमिशन। आपके मंत्रालय को रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री, रोड अटकाने वाला मंत्रालय कहा जाता है, जहाँ माइंस वाले दुखी हैं, फॉरेस्ट वाले दुखी हैं, इंडस्ट्री वाले दुखी रहते हैं, शिकायतें। अब कोई हालात में कोई चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ। अभी आप किसी से भी पूछिए, मैं तो आपको कहूँगा आप जरा इन सब लोगों को, ये जब भी आपके यहाँ इंटरव्यूज होते हैं तो जरा पूछिए कि क्या क्या बदला है, तो वो कहेंगे कि ये एक मंत्रालय में एक इतना ज़बरदस्त बदलाव हुआ, क्योंकि पहले बहुत ही उल्टे अनुभव उनको आते थे, अब नहीं आ रहे। 6 जो मेजर ग्रीन लॉज हैं, सुना है कोई होलसेल चेंजेस करने वाले हैं? नहीं, होलसेल चेंजेस नहीं करने वाले, लेकिन हमने एक कैंपा बिल लाया है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना एक तरह से समझो कि 2002 में 200 करोड़ रुपए वनीकरण के खर्च नहीं हुए, इस पर कोर्ट को गुस्सा हुआ और राज्य सरकारें 200 करोड़ खर्च क्यों नहीं किया, इससे लेकर जो विवाद चलता गया और जिस तरह से यूपीए सरकार ने उसको ये किया, डील किया, उसके चलते ये रकम आज 42,000 करोड़ हो गई, जो वनीकरण के लिए लगनी चाहिए थी पिछले 12-13 साल से वो बैंकों में पड़ी है, वो हम राज्यों को लौटा रहे हैं। बिल लोकसभा में पास हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा भी एक राय से पास करेगी। दूसरा बिल हम ला रहे हैं सिविल पेनल्टीज का, कि देखो नियम का, मुझे कुछ लोग मिलते थे, सर परमिशन दो, 3 साल से फाइल अटकी है। मैंने कहा नहीं, परमिशन मिलेगी लेकिन कंडीशन, बोले कंडीशंस कुछ भी लगाओ। तो मैंने कहा कुछ भी लगा कर कैसे चलेगा, आप पालन नहीं कर पाओगे। लेकिन उनका विश्वास था कि कंडीशंस लगेंगे तो कोई देखने वाला तो है नहीं। लेकिन अब हमने 24 घंटे मॉनिटरिंग शुरू किया पोल्यूशन का, एक मशीन बिठाया, एफ्लुएंट जाता है वहाँ, और जहाँ ऊपर जाता है हवा में, तो वहाँ मशीनें बिठाई है, और मेरे मोबाइल पे रोज आते हैं 15 मिनट भी अगर पोल्यूशन के एक मानक पर भी, if it exceeds the standard parameters even for 15 minutes, alert is generated and goes, the owner comes to me, goes to the pollution control board. This is what we have brought in. So I want to emphasize on compliance. And therefore we are bringing a new bill called civil penalties bill, where earlier penalties were so paltry that violations, people were happy to pay penalty because then they get regularization automatically by paying fine. My fines will be more, from 10,000 rupees to 10 crore rupees, depending upon the gravity of the violation. That's not discretion. It's a standards which are being set, and there will be a mechanism which will be created for it. केजरीवाल ने जो अटेम्प्ट किया ओड इवन कार्स का, नहीं, देखो हर राज्य अपने अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोदी सरकार स्थायी उपायों में विश्वास करती है। 15 दिन के, देखो पोल्यूशन क्यों होता है, देयर आर 4 रीजन, 4 कारण है। पहले तो वाहनों से होता है, उद्योगों से होता है,
फिर खेती और बायोमास बर्निंग से होता है और धूल से होता है। अपने देश में हर शहर के अलग कारण है, एक आध दूसरा, लेकिन ये 2-3 कारण प्रमुख है। अब इसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया कि वाहनों का प्रदूषण कम करने के लिए 60,000 करोड़ के निवेश से यूरो 6 यानी भारत 6 के मानकों के वाहन भी तैयार होंगे और फ्यूल भी, डीजल और पेट्रोल भी उस क्वालिटी का मिलेगा कि जिससे धुएं से कोई कालिख नहीं आएगी और ये एकदम साफ सुथरा होगा और पूरे देश भर में होगा। सदा के लिए देश भर का व्हीकल का पोल्यूशन 90% कम करने का स्थायी उपाय मोदी सरकार ने किया है। हम 15-15 दिन के ड्रामा में विश्वास नहीं करते। गंगा पे जो डैम्स का मामला है उसमें भारती से कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है? कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं। देखो, मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है और सफलता ये है कि हम तीनों मंत्री संबंधित कौन है, पीयूष जी है जो पावर मंत्री है, गंगा का मंत्रालय है तो उमा जी है, और पर्यावरण का मुद्दा है तो मैं हूं। हम तीनों इकट्ठा बैठे, जिनसे भी चर्चा करनी चाहिए तो चर्चा की, चर्चा करके तय किया कि गंगा की अविरलता को भी बरकरार रखेंगे, विकास को भी, संभावनाओं को खत्म नहीं करेंगे। और इसलिए पहली दफा हमने एफिडेविट दिया कि पहले तो हरिद्वार के पौड़ी के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश सरकार और उस समय के राजा महाराजा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कि भाई 1000 क्यूसेक्स पानी नदी से, ग्राउंड से ही कंटिन्यूअस बहता रहेगा, वो कहीं से छोड़ेंगे नहीं, वो बहता ही रहेगा, ग्राउंड से ही बहता रहेगा अविरल। तो वो अब हरिद्वार के पीछे देवप्रयाग, तो वहां से गंगा कहते हैं, तो केवल देवप्रयाग तक नहीं गए, उसके पीछे भी मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा 3 नदियां जो है उनके उगम से लेकर ये पूरे नियम हमने लगाए हैं जिससे मूल गंगा बनती है कि भाई 1000 क्यूसेक्स कंटिन्यूअस फ्लो, अनफिल्टर्ड फ्लो ऑन द ग्राउंड चलेगा। अब उसमें नहीं बांध होते हैं तो नहीं होंगे, हो सकते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी लाता है तो अलग चीज तो है। 1000 जहाँ 1000 क्यूसेक नहीं होगा वो क्या तोड़ देंगे फिर उन एग्जिस्टिंग बांधों नहीं, को? वो नहीं, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए होता है। टाइगर कॉरिडोर्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? कॉरिडोर्स का प्रोटेक्शन एक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने 3 उपाय किए हैं कि अब जंगल में अगर किसी को खदान करने के लिए जमीन देते हैं तो उसके एवज में वो उतनी ही जमीन नॉन फॉरेस्ट एरिया में देता है और जो फॉरेस्ट को ट्रांसफर होती है, तो जमीन का एक्चुअली लॉस नहीं होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर में वो जमीन देंगे तो थोड़ी कम जमीन देंगे तो भी चलेगा, इंसेंटिव देंगे, लेकिन आप कॉरिडोर में दे दो ताकि कॉरिडोर में ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड होगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो ट्राइबल्स हैं और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी जो कंसेंट की जो मैंडेटरी कंडीशन है उसको क्या चेंज कर रहे हैं? कुछ नहीं चेंज कर रहे, उल्टा, क्योंकि मैं आदिवासियों में काम किया हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं जब बैंक में था तब भी मैं एक आदिवासी प्रोजेक्ट पे ही काम करता था। तो इसलिए आदिवासी के आंदोलन का मैं हिस्सा हूँ और इसलिए हम आदिवासी के किसी भी अधिकार को, उल्टा आदिवासी को अच्छा संबल मिले, हमारे एफोरेस्टेशन के कार्यक्रम से उसको लाभ हो, उसको रोजगार मिले, उसका जीवन यापन सुधरे, यही कल्पना है। और मोदी जी के सरकार ने जो ये कानून बनाया माइनिंग का भी, उसमें भी जो फंड हर डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा वो मूलतः आदिवासी और वनवासी जो लोग हैं जो वनों पर निर्भर करते हैं वहाँ के विकास के लिए है, तो वो भी होगा और यहाँ जंगल भी बढ़ेंगे, आदिवासी की रक्षा भी। बम्बई में लोग कहते हैं कि आपके जो चीफ मिनिस्टर उनका ध्यान इमेज पे, फोकस इमेज पे है, डिलीवरी पे नहीं है। हाउ यू रेट हिम एज द चीफ मिनिस्टर? ही इज ए वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। आई हैव सीन हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल। हिज फादर वाज एमएलसी रिप्रेजेंटिंग नागपुर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी। सो मैं उनके घर में जाता था और उनसे बहुत मार्गदर्शन लेता था। तब ये तो स्कूल में जाते थे और मैंने तब से देखा है, तो एक ललक है और एक कंसंट्रेशन से काम करते हैं। शिवसेना के साथ अलायंस कैसा चल रहा है? देखो, शिवसेना का अलायंस हमारा सबसे पुराना, जैसे अकाली दल के साथ है वैसे शिवसेना का अलायंस भी पहले हमारा 84 के चुनाव में हुआ था और उस समय भी हम बाला साहब के साथ, प्रमोद जी के साथ में जाता था। तो बाला साहब के रहते तक तो एकदम ही हमारा कभी कभी खट्टा मीठा ऐसा चलता था, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा चला। आज भी बीजेपी शिवसेना को एक ही अलायंस के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन कभी कभी अब जो जिस तरह से मुंबई कॉरपोरेशन के, क्योंकि क्या हुआ है, शिवसेना के कुछ लोगों को ये पच नहीं पा रहा है कि बीजेपी बड़ी हो गई पार्टी।
और ये नहीं पच पा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि शिवसेना के नेता जो लोग हैं सब समझेंगे, और एक अलायंस है तो अलायंस है, अगर विरोध में है तो विरोध में है। मान लिया जाए कि आप 3 साल और इसी मंत्रालय में हैं, तो अगले 3 साल का रोड मैप विजन क्या है? मेरी 3 साल की विजन है इस मंत्रालय के लिए कि जैसे मैंने कहा, ये 5 तत्वों की रक्षा और संतुलन, आज जो हमने काम किया है, मोमेंटम आई है, बदलाव हुआ है, उसको आगे ले चलना, नए कानून ऐसे करना कि जिसके तहत कंप्लायंस, अब मेरा सारा 3 साल का जोर कंप्लायंस पे रहेगा कि जो नियम कानून है उसकी पूर्ति हो, प्रदूषण कम हो, ग्रीनरी बढ़े, पानी साफ सुथरा हो, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, और उसके मानक हम तय करते हैं, इसलिए वो हमारा मिशन है। क्लीन वाटर, क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट एंड मोर ग्रीन, यह हमारा है और इसको लेकर हम आगे जाएंगे। एंड अल्टीमेटली क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया उसी से होता है। और क्योंकि मैंने वेस्ट मैनेजमेंट के रूल सब बदल दिए, कचरा प्रबंधन जब तक ठीक नहीं होता तब तक स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं होता। इसको हम जन आंदोलन में बदलेंगे। अब जो सारे कार्यक्रम है पर्यावरण के, उसको हम जन आंदोलन में बदलना और नियम कानून कड़े करके उसको कंप्लायंस लागू करना, यही मेरे 2 विजन अभी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।